अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पहलगाम हमले के 2 हफ्ते बाद भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना सोच में मजीद शिद्दत आती जा रही है और अब भारतीय हुकूमत और मीडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने मुल्क में जंगी माहौल पैदा कर दिया है। जंगी तरबियत और तैयारियों की ड्रिल्स शुरू कर दी गई हैं। साथ ही पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में कुछ किलोमीटर तक कब्जे की हिकमत अमली के दावे किए जा रहे हैं। जबकि अब से कुछ देर पहले भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा है कि भारत का पानी पहले भारत से बाहर जाता था मगर अब भारत के हक में बहेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की दिफाई तैयारियां और मुशावरत मजीद तेज हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज ISI के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया है। वज़ीर आज़म के साथ नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और तीनों सर्विसेज चीफ्स मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि DGI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी तैनात कर दिया गया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें पाकिस्तान की मशरकी सरहद पर भारत के बढ़ते हुए जारहाना और इश्तियाल अंगेज रवैये के तनाजुर में रिवायती खतरात से निमटने की तैयारियों पर खास जोर दिया गया। क़यादत को इलाकाई सलामती की सूरत हाल और ख़तरात के बदलते हुए तनाजुर बशमूल रिवायती अस्करी इक़दामात, हाइब्रिड वॉरफेयर की हिकमत अमलियों और दहशतगर्द प्रॉक्सी से मुताल्लिक आगाह किया गया। वज़ीर आज़म और उनके साथ मौजूद शख्सियात ने नेशनल विजिलेंस, इदारा जाती हम आहंगी और ऑपरेशनल तैयारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का मौसर और फैसला कुन जवाब दिया जा सके। वज़ीर आज़म ने इदारे की पेशा वराना महारत और स्ट्रेटेजिक फ़हम को सराहते हुए कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और मुश्किल और मुतहर्रिक हालात में कौमी सलामती से मुतालिक बाखबर फैसलों में उसके किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे ज़्यादा पेशावर और नज़्म ज़ब्त की हामिल अफवाज में से एक है। एलामी के मुताबिक फौजी क़यादत ने वतन अजीज़ के दिफा के लिए पाकिस्तान के गैर मुबहम अज़म का इयादा किया, चाहे वो ख़तरात रिवायती हों या गैर रिवायती। उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि कौम की मुकम्मल हिमायत के साथ मुसल्लह फ़ौज तमाम रियासती इदारों और कौमी ताकत के अनासिर की मदद से पाकिस्तान की सलामती, वक़ार और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान भारत पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करने का इल्ज़ाम भी लगा रहा है। आज भी कलअदम BLA के दहशतगर्दों ने मच में 7 सिक्योरिटी एहलकारों को शहीद कर दिया है। ISPR के मुताबिक भारतीय आलाकार BLA के दहशतगर्दों की मच में किए गए हमले में 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए हैं। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को IED से निशाना बनाया। इस बुज़दिलाना और संगीन कार्रवाई के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम से मिलकर बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़म है। इसके अलावा पाकिस्तान भारत की किसी भी मुमकिन जारियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स हर तरह से हाई अलर्ट पर हैं। साथ ही पाकिस्तान सिफारती तौर पर इन कोशिशों में भी मसरूफ़ है कि पाक भारत हालिया तनाज़ा खतरनाक एटमी जंग में ना बदल जाए। लेकिन भारत अपने मुल्क और अवाम में यह तासुर दे रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान और भारत में जंग छिड़ने वाली है। भारत की मरकजी हुकूमत की हिदायत पर पूरे मुल्क में जंग की तैयारियों के सिलसिले में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल्स की तैयारियां जारी हैं। ये ड्रिल्स भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली और मुंबई समेत भारत के 244 इज़ला में कल 7 मई से शुरू की जाएंगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत में ऐसी ड्रिल्स आखिरी दफ़ा 1971 की पाक भारत जंग के दौरान कराई गई थी। भारतीय मीडिया में शाया होने वाली तफसीलात और भारतीय हुक्मरान जमात BJP की सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक मुतअद्दिद रियासतों में होने वाली सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स के दौरान एयर रेड्स, वार्निंग सिस्टम्स को टेस्ट किया जाएगा ताकि देखा जा सके कि ये ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। साथ ही एयरफोर्स के कम्युनिकेशन लिंक्स को भी चेक किया जाएगा, जिसमें हॉटलाइन और रेडियो शामिल हैं। ड्रिल्स के दौरान ये भी यकीनी बनाया जाएगा कि कंट्रोल रूम्स और बैकअप रूम्स ठीक से काम कर रहे हैं। साथ ही किसी भी हमले की सूरत में महफूज रहने के लिए सिविलियंस और स्टूडेंट्स को तरबियत दी जाएगी। इसके अलावा ब्लैकआउट इक़दामात की मशक की जाएगी, जिसमें दुश्मन की नज़रों में आने से बचने के लिए लाइट्स को बंद कर दिया जाता है। ड्रिल्स के दौरान अहम इमारतों और इलाकों को छुपाने के लिए कैमोफ्लेज के इस्तेमाल की मशक की जाएगी। इसके अलावा सिविल डिफेंस सर्विसेज को टेस्ट किया जाएगा, जिनमें वार्डन्स, फायर फाइटर्स, रेस्क्यू टीम और सप्लाई मैनेजमेंट शामिल हैं। ड्रिल्स में यह भी देखा जाएगा कि इंतखला के मंसूबे कितने तैयार हैं और अमल दरामद के लिए किस हद तक मौसर हैं। ड्रिल्स के दौरान सरहदी इलाकों में बंकर्स की सफाई और दीगर इक़दामात भी किए जाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात BJP के पार्लियामेंट्री ऑफिस ने BJP के अराकीन पार्लियामेंट से कहा है कि वो इन ड्रिल्स में आम शहरियों की तरह शरीक हो जाएं और मकामी इंतजामिया के साथ ताउन करें। भारतीय इक़दामात से ये वाज़ेह हो रहा है कि
कि पाक भारत जंग का खतरा टला नहीं है बल्कि मजीद बढ़ गया है। पाक भारत कशीदगी में इजाफा हो रहा है और इतलात के मुताबिक पाक फिजाइया भारतीय फिजाइया को मुसलसल मॉनिटर कर रही है। इस हवाले से क्या इतलात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद इकबाल साहब, सीनियर साहब तजियाकार। शहजाद, बहुत शुक्रिया। क्या आपके पास अंदर की इतलात हैं कि क्या बहुत हैवी मोबिलाइजेशन हुई है भारत की तरफ से? बहुत शुक्रिया शाहजेब। इंडियन मीडिया को हम सब फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं वहां पे क्या एक जंगी माहौल बनाया जा रहा है। जहां आपने जिक्र किया कि मशकें भी हो रही हैं, वहां पे वो एक लार्ज स्केल जो है अपनी एयर स्पेस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ मशकों के लिए। तो मैंने भी अपने सोर्सेज से चेक किया कि कितना इस वक्त ज्यादा एक सीरियस थ्रेट है अटैक का और भारत की तैयारियां क्या हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है शाहजेब कि हमारे यहाँ भी लोग ये कह रहे हैं कि सिचुएशन इस वक्त हॉट है और जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे तकरीबन 12 से 15 बेसेस हैं, वहां पे इस वक्त मेजॉरिटी जो इंडियन जेट है, जो फाइटर जेट्स हैं, वो वहां पे उन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं। और मेजॉरिटी का मतलब ये है शाहजेब के टोटल उनकी अगर इस वक्त स्ट्रेंथ फाइटर जेट्स की 450 है, तो मुझे बताया गया तकरीबन 70-80% जो है वो डिप्लॉयड है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। क्योंकि आपको पता है कि उनका एक महाज जो है वो चाइना से भी खुला रहता है, तो वहां पे भी उनको अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स पे भी डिप्लॉय करने पड़ते हैं। 300 से ज्यादा जी फाइटर जेट्स। जी बिल्कुल जी शाहजेब, इसका मतलब यही बनता है कि 300 से ज्यादा इस वक्त उन्होंने जो है अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे डिप्लॉय कर लिए हैं, जो कि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है। और तकरीबन ये 12 से 15 बेसेस हैं और मुख्तलिफ वहां पे हैं, जगुआर भी है, Su-30 भी है, राफेल जो उन्होंने रिसेंटली फ्रांस से लिए वो भी है, मिराज भी है। तो ये तमाम कॉम्बिनेशन है। तो ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट होती है, कंसर्न होता है। तो मैंने चेक किया कि हमारी क्या तैयारी है, तो उस पर मुझे जवाब मिला है कि वी आर एब्सोल्युटली रेडी। ऐसा नहीं है कि अगर वो भी अपने 300-325 जहाज वहां पे पार्क करके बैठे हुए हैं तो हमने कोई तैयारी नहीं की। हमारी तैयारी मुकम्मल है। पाकिस्तान की भी तकरीबन 200 से 250 जो फाइटर जेट्स हैं वो उनका मुकाबला करने के लिए किसी वक्त भी तैयार है। अगर किसी किस्म की भी वहां से एग्रेशन होती है, एडवांसमेंट होती है, तो उसका जो है फौरी तौर पे जवाब दिया जाएगा। और शाहजेब, मैं अपनी स्टोरी में पहले ही बता चुका हूं कि 2 मरतबा उनकी जो एडवांसमेंट थी उसको हमने नाकाम बनाया है। एक रात जो 2930 की शब थी उसमें हमने देखा उनके 4 राफेल जेट्स आ रहे थे, जिनके ऊपर ऑब्वियसली मोदी ने बड़ा डिपेंड किया हुआ था कि अगर 19 में भी हमारे पास होते 2019 में तो हम बड़ा जवाब देते पाकिस्तान को। उनके एयर चीफ ने कहा था 4-5 तैयारे हम उनके गिरा चुके होते। उन जो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं ये राफेल, उनके हमने कम्युनिकेशन सिस्टम को बाकायदा अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स के जरिए एक्सटेंसिव उनकी जैमिंग की। उनका राब्ता आपस में जो थे वो भी मुनक़ता हो गया, ग्राउंड से भी मुनक़ता हो गया। इस वजह से उनको लौटना पड़ा। और फिर एक और मरतबा जब ये इंटेलिजेंस मिली कि वहां पे शायद फिर तैयारी हो रही है, तो उस वक्त हमने अपने 40 से 50 फाइटर जेट्स एयरबॉर्न किए और उनका जो भी प्लान था वो उन्होंने तर्क कर दिया। तो यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त इस तरह नहीं है जो ये हम बात भी कर रहे हैं या इंडियन मीडिया कह रहा है कि कोल्ड स्टार्ट अटैक होगा, वो सडनली आएंगे और अटैक करके कुछ जगह ले लेंगे या अटैक करके हमारे मिलिट्री एसेट्स को निशाना बना के वापस चले जाएंगे। ये हमारी जो मुसल्लह अफवाज है उनमें जराए बताते हैं कि अब ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि देखिए ये वो 71 वाली जंग नहीं है या 65 वाली नहीं है कि जहाज आएंगे और बमबारी करेंगे चले जाएंगे। अब पाकिस्तान एयरफोर्स जो है ना वो एक बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज्ड एयरफोर्स बन चुकी है, जिसमें हमारी साइबर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर में हमने बहुत ज्यादा तरक्की की है। और मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया को उसका कुछ हद तक इल्म है और कुछ वो कहते हैं कि अगर उन्होंने कोई एडवांसमेंट या एडवेंचर किया तो उनको मजीद पता भी चल जाएगा। क्योंकि शाहजेब मेरे नॉलेज में है, आई एम प्रिव्यू टू दिस, कि जब ये 4 राफेल जेट अंबाला एयरबेस से उड़े थे और फिर ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर के जरिए पाकिस्तान की एयर स्पेस के बहुत करीब आ चुके थे, वो एक एक डिटेल जो है हमारे रडार सिस्टम्स ने उसको मॉनिटर किया था। और ये रडार सिस्टम इंटरेस्टिंगली इंडिजिनस है। तो पाकिस्तान, वैसे तो आपको पता है अमेरिका, टर्की, चाइना, सबसे हमने मिलिट्री असिस्टेंस ली है, सपोर्ट लिया है, इक्विपमेंट भी लिया है, लेकिन अब पाकिस्तान अपने तौर पे भी और खासतौर पे पाकिस्तान एयरफोर्स अपने तौर पे भी बहुत तरक्की कर चुकी है। तो वो एक एक डिटेल थी और ये सिर्फ 4 से 5 मिनट की कार्रवाई थी कि वो अंबाला एयरबेस से उड़े, पाकिस्तान की तरफ आए और क्योंकि वो स्पाइस 2000 मिसाइल उसमें लगे हुए थे तो वो पाकिस्तान को अटैक कर सकते थे, लेकिन उनको वापस भेजा गया और उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की है जाकर फिर श्रीनगर में। तो इस वक्त उनकी जितनी भी डिप्लॉयमेंट हो, हमारी एयरफोर्स जो है वो इस वक्त कॉन्फिडेंट है, कंप्लेसेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट है कि हम किसी भी किस्म की उनकी दरअंदाजी हुई तो उसका जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब उसका दिया जाएगा। और ये भी साथ में कह रहे हैं कि ये जो डिप्लॉयमेंट है इसमें बहुत सारी डिप्लॉयमेंट जो है ना वो ऑब्वियसली सिंबॉलिक भी होती है, पोस्चरिंग भी होती है, दिखाने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे वहां पे डिफेंस ड्रिल्स है,
अब बताए ना, इतना बड़ा इंडिया है, वो डिफेंस ड्रिल्स कर रहे हैं कि बच्चे मेजों के नीचे छुपे हुए हैं। अब खुदा ना खासा जंग छिड़े दो न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान जो कि जदीद असले से, मिसाइल से, जेट एयरक्राफ्ट से लेस है, तो मेज के नीचे कोई बच्चा छुप के क्या करेगा बेचारा। तो मुझे तो ये विजुअल देख के जो इस वक्त जंगी वॉर मॉन्गरिंग का माहौल पैदा कर रहे हैं, अपने बच्चों को खौफ में डाल रहे हैं, उसी से मुझे बड़ी परेशानी है कि वो क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। लेकिन ये बहुत सारी चीजें पोस्चरिंग के तौर पे होती है, सिंबॉलिकली भी होती है। शाहजेब, इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं, आज आपने भी ये पढ़ा होगा, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो तुर्कमेनिस्तान का एयरबेस है, और क्योंकि इंडिया ने वहां पे बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, अपग्रेड किया है उस एयरबेस को, तो उस एयरबेस का भी इस्तेमाल हो सकता है। और अगर वो होगा तो वो फिर पाकिस्तान की ईस्टर्न बॉर्डर, यानी कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से नहीं होगा, वेस्टर्न बॉर्डर पे होगा, और ये बड़ा खतरा है पाकिस्तान को। मैंने इसमें अपने सोर्सेज को चेक किया तो एक सोर्स ने तो मुझे बताया कि वो एयरबेस फाइटर जेट्स के लिए तो नहीं इस्तेमाल हो सकती, हेलीकॉप्टर्स के लिए हो सकती है। लेकिन दूसरी एक बड़ी अहम सोर्स ने बताया कि इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंडिया जो है अपने फाइटर जेट्स के लिए तुर्कमेनिस्तान का एयरबेस इस्तेमाल करे और पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर से हमला करने की कोशिश करे। वो कह रहे आउट ऑफ क्वेश्चन है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हम अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स पे भी तैयार हैं, वहां पे भी हम वेल इक्विप्ड हैं, किसी भी तरह की जो अगर एडवांसमेंट होती है उनकी तरफ से उसका मुकाबला करने के लिए। साहब, और आम बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि भारत बहुत हैवी मोबिलाइजेशन करे और फिर सरप्राइज अटैक करे। जो एक एक पाकिस्तान का इस वक्त जो निज़ाम है पाकिस्तान के पास, वो टेक्निकली एक एक चीज़ की खबर है कि क्या मोबिलाइजेशन हो रही है, उड़ते हैं तो पता होता है, करीब आते हैं तो पता होता है, कौन सी बेस पे कितनी मोबिलाइजेशन हो रही है, सब इल्म में है। एब्सोल्युटली उनके 12 से 15 जो एयरबेस हैं हमारे बॉर्डर के पास, वहां पे कौन से जहाज पार्क है, कब आकर पार्क होते हैं, फिर वो किस बेस पे जाते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन है। और मैं खुद बड़ा हैरान हुआ था क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा तो कोई मुसल्लाफात से ताल्लुक है नहीं, हम तो ज्यादा जब जंग का वक्त आता है तभी अपने आप को ज्यादा अपडेट करते हैं। तो मैं भी समझा था कि हमारी जो एयरफोर्स है वो रिवायती तौर पर है कि हमारे पास अच्छे जेट्स है, F-16 है, JT-10C आ चुके हैं जो कि 4.5 जनरेशन के जहाज है, तो हम मुकाबला कर लेंगे। लेकिन जब मैंने मालूम करने की कोशिश की और ये जब पता चला है कि हमारी साइबर वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हमने कितना ज्यादा तरक्की की है, तो बड़ी हौसला अफजा बात है। क्योंकि उससे आप जैसे जब बालाकोट में क्या हुआ था कि वो आए पाकिस्तान की एयर स्पेस में, चंद सेकंड ही रहे, एक आध कौवे को मार के वापस चले गए। तो अब वो वाला मामला नहीं है। अब अगर वो आ रहे होंगे, हमें पहले से ही पता है कि वो आ रहे हैं एंड वी विल बी प्रिपेयर्ड। तो इस वक्त परेशानी की बात यह है कि कोई अगर बुद्धू अभिनंदन जैसा आ गया, पहले ही उन्होंने जो रशिया के जेट्स हैं, जो फाइटर जेट्स हैं, उनकी बड़ी बेइज्जती करवाई है। अब शायद फ्रांस जो है वो बड़ा परेशान हो कि ऐसा ना हो कि इंडियन एयरफोर्स उसको इस्तेमाल करे, कोई एडवेंचर करने की कोशिश हो और उसमें वो नाकाम हो जाए। तो जिस तरह वो मिक्स की वैल्यू गिरी थी, तो फ्रांस को तो ये परेशानी होगी कि हमारे जो रफेल जेट्स हैं उसकी हमें उसमें वहां पे भी कोई नाकामी ना हो, कोई शर्मिंदगी इंडियन एयरफोर्स की वजह से ना हो। और वैसे भी आपको पता है कि वो मजीद आज थी खबर भी ये थी कि तकरीबन $7.5 बिलियन की इंडिया एक और डील कर रहा है रफेल मरीन्स के लिए, जो कि उनको नेवी को दिए जाएंगे। तकरीबन 26 जहाज हैं। बड़ी बहस हो रही है वहां पे कि $300 मिलियन का तकरीबन एक जहाज वहां पे खरीद रहे हैं, बहुत महंगा खरीद रहे हैं। तो वो कोशिश अपनी जरूर कर रहे हैं, बट पाकिस्तान इज ऑल्सो वेल प्रिपेयर्ड। बहुत शुक्रिया। सिराज इकबाल अंदर की खबर बता रहे थे, तफसीलात इस हवाले से सामने रख रहे थे। इस शो के प्लेटफॉर्म से बार बार यही बात कर रहे हैं कि जंग ना हो, जंग किसी मसले का हल नहीं है, मगर भारत में जंगी जुनून तारी है। पाकिस्तान की इस हवाले से क्या तैयारी है? आज ISI के हेडक्वार्टर्स में ब्रीफिंग हुई, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। क्या मामलात हैं? ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। आप वज़ीर आज़म, डिप्टी वज़ीर आज़म और तीनों सर्विसेज चीफ्स गए और ISI के हेडक्वार्टर में ब्रीफिंग भी आप लोगों को दी गई। अब जो इतलात आ रही हैं वो ये कि भारत ने पाकिस्तान की सरहद के करीब जो अपनी एयर बेसेस हैं उसमें एक बहुत बड़ी तैयारों की तादाद वहाँ पर तैनात कर दी है। और भारतीय मीडिया अब ये रिपोर्ट कर रहा है कि जी कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी, बाकायदा जंग होगी। जंग के लिए जो है वो भारतीय जो मीडिया है वो कह रहा है कि अब कौम तैयार रहे। पाकिस्तान कैसे देख रहा है? ब्रीफिंग में इस हवाले से क्या मामलात सामने आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, ये जो क्लैश जो मैंने आज से बहुत देर पहले कहा था कि ये इमिनेंट हो गया है, वो आज भी बिल्कुल इमिनेंट है और किसी वक्त भी हो सकता है। लेकिन जो स्ट्रेटजी आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये इट कुड बी वन ऑफ द चॉइसेस दे वांट टू अडॉप्ट। और लेकिन हर चॉइस जो है उनकी, उसके लिए हमने उसका सद्देबात किया हुआ है।
और चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो ग्राउंड अटैक हो, चाहे वो एयर अटैक हो, या हमारे समुद्रों पे वो हमें एंगेज करें, हम सब जगह जो है ना उनके लिए हम वक्त तैयार हैं। और आज की जो ब्रीफिंग थी उसका क्रक्स भी यही था कि सारी हर किस्म की जो है एक्सपेक्ट की जा रही है उनसे इनकर्जन या आप कह सकते हैं हमला जो है, और उसका मुंह तोड़ जवाब जो है उसकी भी जो सूरत हाल है जो हमने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है वो भी वहाँ पे बताई गई। और अल्लाह खैर करेगा, हम उनको वापस अगर उन्होंने अंदर आने की कोशिश की तो फिर हम उनको घर पहुंचा के आएंगे इंशाल्लाह। ख्वाजा साहब, अब से कुछ दिन पहले जो खबर आई थी कि कुछ रफाल तैयारे करीब आए, उनका जो निज़ाम था ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो नाकारा हुआ और जिसके बाद वो वापस चले गए। अब जो भारतीय मीडिया जो प्रेजेंट कर रहा है वो ये कि एम्बुश किया जा सकता है बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के ऊपर। क्या इसका कोई इम्कान पाकिस्तान देख रहा है और इस हवाले से क्या तैयारी है? ठीक है, एम्बुश तो जो है वो कोई बड़े लेवल पे, जो अंग्रेजी में उसकी ट्रांसलेशन तो यही है कि छुप के जो है वो इस किस्म का किया जाए, लेकिन इट इज़ ऑलवेज ऑन अ स्मॉल स्केल। अगर लार्ज स्केल एम्बुश जो मुझे नहीं नज़र आता कि इसका कोई चांस हो। लार्ज स्केल एम्बुश या लार्ज स्केल मूवमेंट जो है वो फौरन डिटेक्ट हो जाती है और हम उनको कॉन्टिन्यूसली वॉच कर रहे हैं। उनकी जो प्रेजेंस है हमारे नज़दीक, जो हवाई अड्डे हैं हमारी सरहद के साथ साथ ऑल द वे सिंध तक और क्रीक्स तक जो है वो सारे के सारे हमारे नज़र में हैं, उन पे हमारा फोकस है, वो हमें नज़र आ रहे हैं। वहाँ पे कितने तैयारे हैं, क्या एक्टिविटी है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, सब हमारे नज़र में है। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो छुप के कर रहे हैं जिससे अम्बुश हो जाएगा। साहब, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 1971 के बाद पहली दफ़ा भारत के 244 अजला में जो है वो मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं। इसके अलावा जो बहुत नरेंद्र मोदी के हामी मीडिया चैनल्स हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जी जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन है उसके तहत तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे, कुछ इलाकों पर कब्जा करेंगे, फिर पाकिस्तान से हम निगोशिएट करेंगे। ये आपके ख्याल में सिर्फ और सिर्फ एक झूठा बयानिया है या पाकिस्तान इस मामले को संजीदगी से ले रहा है कि इस किस्म का कोई इम्कान मौजूद है? देखें, ख्वाब देखने पे तो कोई पाबंदी नहीं होती। वो ख्वाब देख रहे हैं या अपनी पब्लिक को दिखा रहे हैं तो उस पे तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ख्वाब जो है वो ख्वाब ही रहेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। तैयारी हमारी भी मुकम्मल है, हम कोई हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे हुए। हम अगर द मोमेंट दे मेक ए मूव उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, हर लेवल पे दिया जाएगा। आप इससे हिसाब लगाएं शाहजेब, आपने 26 अजला में कहा है कि वहाँ पे तैयारियां हो रही हैं और एक्सरसाइजेज हो रही हैं। 244 अजला में उनकी तरफ से कहा गया कि 7 मई से शुरू की जाएंगी ड्रिल्स। हाँ जी, आप देखें, आप कराची में बैठे हुए हैं, मैं इस्लामाबाद में बैठे हैं, यहाँ कोई माहौल ही नहीं है। तो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल है ना सारी कौम का, और अपनी अफवाज के ऊपर जो है एक कॉन्फिडेंस है कि कोई ड्रिल नहीं है, कोई रौला नहीं है, कोई इज़्तिराब नहीं है, कोई एक पैनिक नहीं है। ये इट शोज के कौम जो है उसको अल्लाह की ज़ात पे अव्वलन और अपनी कुव्वत बाजू पे, अपनी अफवाज पे, यानी वो इत्मीनान है कि हमारा पूरा जो है वो डिफेंस जो है मुकम्मल है। और आप देखें, ये आपने अभी राफेल का जिक्र किया, वो आए और वो किसी नीयत से आए थे और दे वर फ्लाइंग वेरी क्लोज टू द बॉर्डर, और उनकी सारा कुछ ही आगे पीछे उनका जैम हो गया सारा कुछ। तो ये उनको एमरजेंसी लैंडिंग जो है वहाँ करनी पड़ी श्रीनगर के अंदर जो है। और वो एक उनका स्टार जिसको कहते हैं फाइटर जेट है उनका या जो भी है, तो वो बड़ा उसका फख्र करते हैं कि हमारी एयरफोर्स में वो इंक्लूड हुआ है। तो अब देखें।
साहब मगर एक जो कंसर्न है जो कि बैनुल अक़वामी मीडिया भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, वो ये है कि भारत खुद भी अपनी मईशत को देखते हुए, बैरूनी सरमायाकारी को देखते हुए एक ऑल आउट वॉर नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि एक आध स्ट्राइक करे ताकि डोमेस्टिकली बयानिया बना सके। मगर जो ड्रिल्स हैं ये क्या इस खदशे का इशारा नहीं है, जो भारतीय मीडिया भी नैरेटिव बिल्ड कर रहा है कि जी अब पूरी तरह जंग ही होगी पाकिस्तान से? देखें, मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये कोई स्ट्रेटजी जो है ये एक तो वैसे भी खुफिया होती है, पोशीदा होती है, उसको टेलीविजन पे डिस्कस नहीं किया जाता और सारी ऑप्शंस जो हैं वो ओपन रखी जाती हैं। ये उनका ख्याल जो है कि ये हमारी किसी टेरिटरी पे कब्जा कर लेंगे, तो आपका क्या ख्याल है कि हम उनको कब्जा करने देंगे या उनको कोई 1 इंच हमारी टेरिटरी के ऊपर वो कदम रख सकेंगे? उनको ये स्ट्रेटजी बड़ी महंगी पड़ेगी। और जिस तरह वो इस दफा चाय पिला के हम वापस नहीं भेजेंगे, इस वक्त जूतियां मार के वापस भेजेंगे हम। और ख्वाजा साहब, जिस तरह बैनुल अक़वामी मीडिया ज़ाहिर एक होता है कि टाइम का, कि जिस वक्त वाक़या हुआ भारत ने फौरी तौर पर एक्ट नहीं किया, इल्ज़ाम तराशी की और कुछ सिफारती इक़दाम या फिर इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से किए। नाउ जब इतना टाइम गुजर गया, अक़वाम मुत्तहिदा एक्टिव है, चीन, तुर्की, अमेरिका, यूरोप सब बोल चुके इस हवाले से। भारत जो बयानिया चाह रहा था बैनुल अक़वामी मीडिया से नहीं मिला। पाकिस्तान कम से कम वक्त की वजह से एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद ऐसा नहीं होगा जैसा कि भारतीय मीडिया में दावा किया जा रहा है, या फिर ये ड्रिल्स और ये खबरें आ रही हैं, या इस तमाम के बावजूद कि दुनिया भी इस मामले में अब संजीदगी से बात कर रही है, कुछ भी हो सकता है? नहीं, ये हम कोई ये वक्त गुजरने के बाद जो है हमने अपने गार्ड जो है वो लोअर नहीं किए हुए। हम जो है जो भी हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग है उसके मुताबिक जो है हमारी बिल्कुल 100% जो है वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि तैयारी है। और उन्होंने जो एक स्टीरिया देखें, वो एक मैं कल भी कहा था, और राहत इंदौरी का एक शेर है कि सरहद पता नहीं क्या कहीं कुछ इस तरह का है कि सरहदों पे बड़ा कुछ हो रहा है, चुनाव कहीं पे चुनाव तो नहीं हो रहा। तो वो सारी सियासत है, रंगबाज है। ये मोदी जो है ये रंगबाजी कर रहा है अपने लोकल कंजम्पशन के लिए, मुख्तलिफ किस्म के अपनी फौज को भी जो है मुख्तलिफ किस्म का वो मेन्यू दे रहा है कि भाई मुझे ये चाहिए और मुझे ये चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा। और सब तो फिर ईरान एक्टिव हुआ, दीगर ममालिक एक्टिव हुए, पाकिस्तान ने सबको कहा। कल तो बरतानिया की जो सफ़ीर थी उससे वज़ीर आज़म ने कहा कि जी आप भी तहकीकात में शामिल हो जाएं, मगर भारत अभी तक वेलकम नहीं कर रहा है इस मामले को। कोई बीच में ऐसा हो रहा है कि ईरान को पैगाम रसानी हो, कोई बीच में सालिस का किरदार, ऐसा कोई माहौल अभी तक नहीं बना? देखें, वैसे तमाम मुल्कों ने जिन्होंने हमसे रब्ता किया है उन्होंने उनसे भी रब्ता किया है, और वो जो है अभी तक जो है मैं नहीं समझता कि कोई मेजर ब्रेक थ्रू हुआ है। अभी तक एक स्ट्रेटेजिक जो है वो पोस्चरिंग ही हो रही है इंडिया की तरफ से, जिसको हम हर उनकी मूव को जो है फैक्टर इन कर रहे हैं अपने रिस्पांस में जो है। लेकिन कोई डिप्लोमेटिक लेवल पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो अभी तक जो है सरफेस पे नहीं आया। अच्छा, वज़ीर आज़म मोदी ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का नाम लिए बगैर अब से कुछ देर पहले कहा है कि भारत का पानी पहले बाहर जाता था, अब वो भारत के मफाद में ही इस्तेमाल होगा। जब वो कोशिश करेंगे तो फिर देखी जाएगी, फिर जो है उसी पानी में डूब मरेंगे ये सारे के सारे जो है। और सब अभी ज़ाहिर हाई फ्लो सीज़न है, वो थोड़ी देर के लिए रोकना, क्योंकि इतना हाई स्टोरेज नहीं है उनके पास, बट लॉन्ग टर्म में वो अब बाकायदा इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि जी स्टोरेज बनाई जाएगी। देखें, जो मुझे इल्म है, मैं कुछ 4 साल जो है पानी का वजीर भी रहा हूँ। ये जो ट्रेन है जहाँ से ये दरिया गुजर के आते हैं, पांचों के पांचों ही ले लें आप बेशक सारे के सारे, इनमें स्टोरेज बनाते हुए और स्टोरेज के बाद पानी को किसी और तरफ डाइवर्ट करते हुए एक लंबा अरसा दरकार है, बहुत लंबा और अनइमेजिनेबली हैवी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो दरकार है स्टोरेज बनाने के लिए। तो अगर इन्होंने कोशिश की तो मैंने तो परसों तरसों कहा था कि इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, और वो जो भी इस किस्म की कोई
तामीर हुई स्टोरेज जो है या उसकी अटेम्प्ट की गई, वी विल डिस्ट्रॉय दैट, हम उसको तबाह कर देंगे। हम हमला करने में बिल्कुल हक बजानब होंगे। बहुत शुक्रिया वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज मीटिंग में क्या हुआ, क्या मामलात हैं, इस सब पर उनका तबसरा आपने सुना। मगर इतने सारे तैयारे अगर भारत मोबिलाइज कर रहा है, पाकिस्तान की सरहद के करीब अपनी एयर बेसिस पर कर रहा है, क्या इसकी वजह हो सकती है, आगे क्या हो सकता है, इस हवाले से तज़िया मालूम करेंगे एक ब्रेक के बाद। भारत में मॉक ड्रिल्स की बातें हो रही हैं, मगर अभी तक नेवी और आर्मी की वो मोबिलाइजेशन नहीं है जो एयरफोर्स की मोबिलाइजेशन के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के करीब जो उनकी बेसिस हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद जो है भारत के लड़ाका तैयारों की इस वक्त मौजूद है। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और साहब ज़ाहिर है वहाँ पर अब एक मुकम्मल जंगी माहौल है, ये कह रहे हैं कि जी हम सर्जिकल स्ट्राइक इस दफ़ा नहीं होगी, जंग ही होगी। मोबिलाइजेशन भी एयरफोर्स की बहुत ज़्यादा हुई है। फिर वो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन की बात करते हैं कि जी अचानक पाकिस्तान की हम टेरिटरी पर भी कब्जा करेंगे। क्या आपको नजर आ रहा है, क्या आप समझते हैं सारी की सारी सिचुएशन में? मेरा ख्याल है कि लैक ऑफ क्लैरिटी है। देखिए, कोल्ड स्टार्ट तो उस वक्त होता है जब आप दूसरी साइड तैयार ना हो। यहां पर तो पाकिस्तान की जमीनी फौज और पाकिस्तान की हवाई फौज और नेवल जो हमारी फोर्सेस हैं वो तो अपनी अपनी जगहों पर डिप्लॉयड है, वो तो ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी हैं। अगर ये ना होती, और कोल्ड स्टार्ट का मतलब ये था कि उनके पास ऐसे ऑफेंसिव एलिमेंट्स हैं जो उन्होंने इकट्ठे करके यकजा करके बेसिस पे जमा किए हुए हैं। मैं एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा, आर्मी और एयरफोर्स उनकी मिलके, और वो उसको फिर सडनली सरप्राइज करते हैं पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल बॉर्डर पे या कहीं पे भी, जिससे कि इनकर्शन करके, जबकि पाकिस्तान अभी वहां पे एक्टिवेशन के अंदर मोड में है, यानी इस वक्त वो उसने चीजें अपनी तैयारी कर रहा है दिफा करने की। तो उस सरप्राइज उस टाइम को इस्तेमाल करने के लिए उसको हम कोल्ड स्टार्ट बोलेंगे। तो वो तो मामला है नहीं, ये तो इतनी लंबा तैयारी का मौका मिल गया जहां पर पाकिस्तान की अफवाज ऑलरेडी अपनी जगहों पे मौजूद है। तो मेरा हाल है कोल्ड स्टार्ट का तो एक, जिसे कहते हैं कि आप समझिए एक बहाना ही है। दूसरी बात, मैंने आपके प्रोग्राम में शायद या पहले किसी और जगह कहा कि हमें हर तरफ ध्यान करना चाहिए। सिर्फ हम ये ना देखें कि जहां पे उनकी फोर्सेस जमा हो रही हैं सिर्फ उधर देखें, वहां पे देखें जहां पर आपको एक्टिविटी नजर नहीं आती है। मिसाल के तौर पे, क्या हमारा जनूब जो है कराची की साइड या जो सिंध का एरिया है, वहां पर किस किस्म की एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो, और सिर्फ नेवल नहीं है वहां पे एयर और नेवल दोनों हो सकती हैं। तो इसलिए उस तरफ भी नजर रखने की जरूरत है। और ये सरप्राइज एलिमेंट ये हो सकता है कि आपको फोर्सेस यहां दिखाई जाएं लेकिन असल एक्शन किसी और जगह में हो। और साहब, और ऐसी सूरत में ज़ाहिर उनके पहले जो रफाल तैयारे हैं वो पाकिस्तान आए, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है, कि उनका जो रडार सिस्टम था वो इनफेक्टिव हुआ, उन्हें वापस जाना पड़ा, लैंड करना पड़ा। अब जो भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जी बड़ी तादाद में पाकिस्तान पर अचानक हमला किया जा सकता है, ये क्या मुमकिन है या सिर्फ बातें हैं? शाहजेब, अगर इतनी तादाद में इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट करते हुए कोई हमला करेगा तो ये तो खुला ऐलान जंग है। दिस इज ओपन वॉर। अब उस ओपन वॉर का पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ मराहिल के अंदर मुख्तलिफ जवाब हैं और उनको फिर इमीडिएटली इफेक्टिव बना दिया जाएगा। यानी अब हम सेक्टोरल वॉर की बात नहीं करेंगे, अब हम टोटल वॉर की बात करेंगे। अब क्या टोटल वॉर इस तरह की मुमकिन भी है आजकल के माहौल के अंदर? क्या दो न्यूक्लियर मुल्क इस तरह की खुली जंग कर सकते हैं जिसका कि किसी के पास कंट्रोल नहीं है कि कहां पे रुकेगी? मुझे नहीं लगता कि इस तरह मुमकिन है। तो मुझे ये लगता है ये डिसेप्शन है। बेशक डिप्लॉयमेंट्स हुई हैं, बेशक आपको जहाज नजर आएंगे, बेशक बहुत सारी फ्लाइंग हो रही होगी, जिस तरीके से गालिबन आपके यहां भी हो रही होगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि यहीं पे वो डिबेट होने वाली है। ये डिसेप्शन भी हो सकती है। आप नॉर्थ में ख्याल रखें जहां पर एरिया मुश्किल है, टेरेन मुश्किल है, लेकिन वहां पर शायद शैलो इनकर्शंस आसानी से हो सकती हैं। आप साउथ पे ध्यान करें जहां पर के लोगों का आमतौर पे ध्यान नहीं जाता, और वहां पर ध्यान इस तरीके से करें कि वहां पे आके कोई आपकी खास, जिसे कहते हैं कि वल्नरेबल वीपीज जो होते हैं किसी, उसको ना स्ट्राइक किया जाए। या अगर देखिए इसमें दूसरी ऑप्शन क्या है इसके अलावा, अगर एयरफोर्स या आर्मी को डिप्लॉय करते हैं और इस तरीके से वो जैसे आपने बताया, तो फिर तो ओपन जंग। दूसरी बात यह है कि मिसाइल्स इस्तेमाल किए जाए। यानी मिसाइल का मसला यह है कि उसको ये नहीं पता होता कि जवाब अब न्यूक्लियर आएगा वॉरहेड या कि कन्वेंशनल वॉरहेड आएगा मिसाइल के अंदर। तो ये चीजें हैं जो कि मिसाइल को भी एक किस्म का लोअर पॉसिबिलिटी पे रखती हैं। तो मुझे यूं लगता है कि अभी भी वी हैव टू कीप आवर आईज ईयर्स ओपन ऑन ऑल फ्रंट्स, ऑन ऑल साइड्स, नॉट बी लेड इनटू समथिंग। वो जब ये इस किस्म की बात करते हैं तो ये भी मुमकिन है कि वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पहला वार पाकिस्तान कर जाए इस घबराहट के अंदर। बेसिस पे जहाज जमा कर दिए, यानी वो बेस को निशाना बना लो।
इसका मतलब है कि उन्होंने आपने जवाब दे दिया उनको, वो जो ढूंढ रहे हैं उस वक्त से जवाब। अब पहलगाम जवाब नहीं है, क्योंकि अब तो एक्शन लेना है। उस एक्शन का ये जवाब है कि हमने तो कुछ भी नहीं करना था, ये तो पाकिस्तान ने वहां पे मिसाइल दाग दिया या कुछ कर दिया। तो कहने का मतलब है कि इस किस्म की चीजें हो सकती हैं। सो वी हैव टू, व्हाइल इट इज वॉकिंग ऑन एग शेल्स, बट वी हैव टू डू दैट। हमें अपनी नजर और सोच को बिल्कुल हरदम तैयार रखना चाहिए और देखें कि हमें कहां पे किस किस्म का, और हर तरफ हमारे रिस्पॉन्स ऑप्शंस ओपन होने चाहिए। क्योंकि मुझे यूं लगता है कि जैसे कि कुछ ना कुछ करने की वो कोशिश करेगा, लेकिन वो ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिसमें कि उसको जवाब मिल जाए अपनी, फिर बाद में एक मॉरल पोजीशन का कि जी मैंने तो इसलिए ये काम किया था। साहब, और अब ये मॉरल पोजीशन जो है, जो साहब ये ऐसी है कि अगर वो कुछ ना कुछ करते हैं, जो कि हुकूमत भी एक्सपेक्ट कर रही है कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, भारतीय मीडिया भी यही कह रहा है, पाकिस्तान में भी एक्सपेक्टेशन है, तो वो हाई मॉरल ग्राउंड क्लेम करेंगे तो पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी रियासत पर ज़ाहिर दबाव होगा, वो रिस्पॉन्ड करेंगे, तो कुछ भी करना एक ऑल आउट वॉर की तरफ नहीं ले जाएगा दोनों ममालिक को? देखें शाहजेब, अगर तो इंटरनेशनल बाउंड्री की वायलेशन होती है, जिससे मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा सियालकोट से डाउनवर्ड जितना एरिया अपने अरेबियन सी तक, अगर ये सब इंटरनेशनल बाउंड्री है, अगर यहां पे वायलेशन होती है तो इट्स एन एक्ट ऑफ ओपन टोटल वॉर। अच्छा, एक तो ये चीज हमें वाज़ेह होनी चाहिए। और क्या, जैसा मैंने कहा कि क्या ओपन टोटल वॉर हो सकती है दो न्यूक्लियर मुल्कों के अंदर? क्योंकि फिर उसके अंदर सिर्फ हम ही नहीं रह जाते, क्योंकि इसकी तपिश ऐसी है, ये तो तबाही है ना। फिर उसके बाद ये तबाही, फिर चीन का भी कोई ना कोई एलिमेंट आ जाता है और भी ताकतें बीच में आ जाती हैं, तो ये थोड़ा एक जिसे कहते हैं मोर कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है। व्हाट इज पॉसिबल? अब देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर वेरिएशंस आती रहती हैं आगे पीछे, तो लेकिन वहां पे डेप्थ नहीं मिलती, वहां पर असर नजर नहीं आता। जब आप करते हैं कोई काम तो यू डोंट गेट एंड मेक अ लाउड नॉइज, और आप उससे कुछ पॉजिटिविटी अपने लिए पॉलिटिकल लेवल पे गेन नहीं कर सकते, ना स्ट्रेटेजिक ना पॉलिटिकल। आई डोंट नो कि कहां पे उनको, कहां पे वल्नरेबल वीपीज ऐसे मिलेंगे, एक मिलेगा, दो मिलेंगे, देर कर सकते हैं खुदा न खास्ता, मेरा नहीं ख्याल। बट आई वुड बी वेरी वेरी केयरफुल फ्रॉम माधोपुर हेडवर्क्स अपवर्ड्स, यानी कि कश्मीर के एरिया में, एंड इन द साउथ, टू मेक श्योर कि हमारी अटेंशन इन दो जगहों से कभी ना हटे। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि मॉरल के, देखिए मॉरल ग्राउंड जो है वो इस तरीके से है कि अगर वो पाकिस्तान गलती में आके, ट्रैप में आके अगर पहला एक्शन लेता है, उनको जवाब मिल जाता है और वो ये कहते हैं कि हमने जंग नहीं छेड़ी, ये तो पाकिस्तान ने कुछ किया जिसकी वजह से ही करना पड़ा, तो जिसे कहते हैं कि वॉट हैव टू डू दैट। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने आज मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत हुई है, जिसमें 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन, नून लीग और पीपल्स पार्टी की नजरसानी की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, जबकि 11 जजेस ने नजरसानी दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कायम 13 रुकनी आईनी बेंच में जस्टिस जमाल खान बंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अकील अब्बासी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकी नचवी शामिल हैं। 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्तें मुस्तरद करने वाले जजेस में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल हैं। मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए सुन्नी इत्तिहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, ताहम 12 जुलाई 2024 को 8 जजेस ने कसरत राय से मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का फैसला दे दिया था। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने फैसले की वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया था, जिस पर 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने वजाहत जारी करते हुए कहा था कि फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। फिर 18 अक्टूबर को 8 जजेस ने एक और वजाहत जारी की और कहा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से भी 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन एक्ट में तरमीम का इतलाक माजी से नहीं हो सकता। ताहम सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका है और इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन, नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई ने नजरसानी की अपीलें दायर कर रखी हैं, जिन पर आज 13 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। आज दौरान समाअत नून लीग के वकील हारिस अजमत ने कहा, मखसूस नशिस्तें ऐसी जमात को दे दी गई जो केस में फरीक ही नहीं थी। जैसे आयशा मलिक ने इस पर रिमार्क्स दिए कि इस नुक्ते का जवाब फैसले में दिया जा चुका है। आपकी नजरसानी की बुनियाद क्या है? जमाल बंदूखेल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे सामने आरओ का ऑर्डर और इलेक्शन कमीशन का फैसला मौजूद था। नून लीग के वकील हारिस अजमत ने कहा कि पीटीआई के वकला की फौज थी, मगर इन ऑर्डर्स को चैलेंज नहीं किया। जैसे जमाल खान बंदूखेल ने सवाल उठाया कि क्या हम एक पार्टी की गलती की सजा पूरी कौम को दे दें? क्या सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में एक चीज़ आई
तो उसे जाने देते। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि हमने सारे नकात तफसील से सुनकर फैसला दिया था। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि आप नजरसानी में अपने केस पर दोबारा दलाइल दे रहे हैं, आप नजरसानी की ग्राउंड्स नहीं बता रहे। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया कि क्या फैसले पर अमल दरामद हुआ था। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी है। इस पर पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी आज लगी हुई है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मेहमद ने कहा कि मुख्तसर फैसला ही ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है। मखसूस नशिस्तों के केस में ऐसी पार्टी को रिलीफ दिया जो मुकदमे में फरीक ही नहीं थी। फैसले में यह बहुत बड़ी गलती है और नजरसानी का तकाजा करती है। जिसे आयशा मलिक ने सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले पर अमल दरामद किया, इलेक्शन कमीशन कैसे मुतासरा फरीक है। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मेहमद ने कहा कि मुझे इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ तो बताने दें, अदालती फैसले पर जुज़वी तौर पर अमल दरामद किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने इस पर सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन हमारे फैसले में पिक एंड चूज़ करेगा, जो पसंद आएगा करेंगे, जो पसंद नहीं आया तो नहीं करेंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का जवाब यह है कि फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे। मुझे इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार में दिलचस्पी रखता हूं। आप सुप्रीम कोर्ट को कहां लेकर जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की तरह ही आईनी इदारा है, क्या इलेक्शन कमीशन आइन पर अमल दरामद करने का पाबंद नहीं है? इसके बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि क्या पीटीआई ने बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लिया, क्या पीटीआई मुकदमे में फरीक रही है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले पर अमल दरामद न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी लगी हुई है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन तो एक फरीक की तरह बर्ताव कर रहा है। जस्टिस अकील अब्बासी ने सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन कैसे मुतासरा फरीक है। इस मरहले पर बेंच के सरबरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुदाखलत करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को हाईकोर्ट में बतौर जवाब गुजार फरीक बनाया गया था। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स जारी रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जो इलेक्शन कमीशन को पसंद नहीं आया और अमल दरामद के बजाय नजरसानी की अपील दायर कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद तो किया नहीं, अब क्या जमानत है जो फैसला होगा इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद करेगा। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अदालती फैसले में बुनियादी गलती है, कमीशन ने जुज़वी तौर पर अमल दरामद कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने इस पर फिर सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन कैसे पिक एंड चूज कर सकता है, जो करना था कर दिया, नहीं करना था नहीं किया, तो फिर कमीशन नजरसानी कैसे मांग सकता है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि पीटीआई तो फरीक़े मुकदमा ही नहीं थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि क्या हम यहाँ एपलेट फोरम में बैठे हैं। इस मरहले पर जस्टिस अकील अब्बासी ने सवाल उठाया कि इलेक्शन कमीशन को सुनने से पहले नजरसानी की दरख्वास्त ना उठा ली जाए। अगर हम आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें तो क्या इलेक्शन कमीशन नजरसानी के लिए कहेगा। जैसे आयशा मलिक ने इसके बाद रिमार्क्स दिए कि मैं नजरसानी मुस्तरद कर रही हूँ और अपनी वजूहात दूंगी। मैं तीनों नजरसानी की दरख्वास्तों को नाकाबिल समात करार देकर खारिज करती हूँ। मैं इस पर तफसीली वजूहात जारी करूंगी। जैसे अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि मेरी भी यही राय है। इसके बाद आईनी बेंच ने 11 जजेस की अक्सरियत से नून लीग पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए, जबकि 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद न करने पर इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया और समात कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। इसके बाद यह खबर भी आ गई कि नजरसानी की अपीलों पर समात करने वाला बेंच असर 9 तश्कील दे दिया गया है और अब कल जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी बेंच समात करेगा, जबकि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। आज ये समात होने से पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 29 फरवरी 2022 के फैसले पर नजरसानी की अपील खारिज करते हुए नजरसानी का दायरा कार महदूद होने का फैसला दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फैसले में लिखा है कि जब किसी कानूनी नुक्ते पर फैसला हो जाए तो इसे दोबारा नहीं सुना जा सकता। नजरसानी के लिए फैसले में किसी वाज़ेह गलती की निशानदही लाजिम है। महज एक फरीक का दम इत्मीनान नजरसानी की बुनियाद नहीं हो सकता। नजरसानी केस में कोई फरीक पहले से मुस्तरद हो जाने वाला नुक्ता दोबारा नहीं उठा सकता। नजरसानी की बुनियाद ये भी नहीं बन सकती कि फैसले में दूसरा नुक्ता नज़र भी शामिल हो सकता था। फैसले में जैसे मोहम्मद अली मजहर का इजाफी नोट भी शामिल होगा जो बाद में जारी किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।